हमारा जूट, जिससे जूट बैग्स बनाए जाते हैं आमतौर पर जो हम देखते हैं। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट है, इसके स्टेम से, तने से जूट फाइबर मिलता है हमें। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जूट प्लांट आमतौर पर बरसात के मौसम में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हमारे देश में आमतौर पर जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट तब काट लिया जाता है जब वो फूल देने की स्थिति में होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और इन काटे हुए जूट के प्लांट्स को कुछ दिन तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। पानी में डुबाने के बाद इनके जो तने होते हैं वो सड़ते हैं या फिर सड़ने जैसे हो जाते हैं, और फिर उनके बाद जूट फाइबर्स को हाथ से अलग कर लिया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें यार्न में बदला जाता है। हाउ इट इज़ डन, तो ये कैसे होता है, फाइबर से यार्न कैसे बनता है। फिगर 3.9 आप देखें, यहाँ पे कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाया जा रहा है और यहाँ वही काम चरखे से किया जा रहा है। 3.11 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। क्या आप खुद से कॉटन यार्न बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे यहाँ हाथ से ऊपर बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड। कुछ कॉटन वूल अपने हाथ में लें। Pinch some cotton between thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. अपने forefinger और thumb के बीच में कॉटन को दबा लें और दूसरे हाथ से खींचना शुरू करें और साथ में उसे घुमाते भी रहें। ऐसा करने से आप कॉटन का धागा बना पाएंगे। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के इस प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। कॉटन फाइबर से कॉटन का यार्न बनाना कॉटन की स्पिनिंग कहलाएगी। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में कॉटन वूल से कॉटन फाइबर को खींचा जाता है और उन्हें लगातार ट्विस्ट किया जाता है, जिससे हमें एक कॉटन का यार्न मिलता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस प्रोसेस से बहुत सारे फाइबर्स एक साथ मिलकर यार्न बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। एक हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है जिसे कॉटन स्पिनिंग के काम में लिया जाता है। ये डिवाइस जो फिगर 3.10 है, इसे हम टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा जिसे हम सब जानते हैं, वो एक ट्रेडिशनल डिवाइस है जिसे कॉटन के स्पिनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहीं कहीं आज भी यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by महात्मा गांधी as a part of independence movement। आज़ादी के समय महात्मा गांधी के द्वारा चरखे का इस्तेमाल काफ़ी प्रमोट किया गया था, और ये फिगर 3.11 चरखा है जो सूत काटने के काम में आता है। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and sun imported clothes made in mills of Britain। महात्मा गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो घर में चरखों से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें और ब्रिटेन के मील में बने हुए कपड़ों से दूर ही रहें। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बहुत बड़े पैमाने पर इन यार्न्स की स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद इन यार्न से कपड़े बनाए जाते हैं। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब हम धागे बना चुके हैं, अब इन धागों से कपड़े बनाएंगे। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। धागों से कपड़े किस तरह बनाए जाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। जो दो मुख्य तरीके हैं, पहला है वीविंग जिसे हम बुनाई कहते हैं,
और दूसरा है निटिंग, इसे भी हम बुनाई ही कहते हैं। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा कि कपड़े धागों के 2 सेट से बने हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। धागों के इन 2 सेट्स को एक साथ अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अभी हम कुछ कागज के टुकड़ों को बुनने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 5 टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कागज के 2 शीट्स लें जो कि अलग अलग कलर के हों। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। हर सीट से एक स्क्वायर पीस काटें जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 30 सेंटीमीटर हो। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ। अब दोनों ही शीट्स को आधा मोड़ लें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। एक शीट पर फिगर 3.12 ए में जिस तरह दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं और दूसरे शीट पर जैसा 3.12 बी में दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। इन डॉटेड लाइंस के अलोंग आप इन शीट्स को काट लें और उसके बाद खोलें। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.2c। अब इन पेपर के स्ट्रिप्स को एक एक करके बुनने की कोशिश करें जैसा कि फिगर 3.2c में दिखाया गया है। फिगर 3.2d shows the pattern after weaving all the strips। 3.2d में दिखाया गया है कि बुनने के बाद किस तरह का शीट आपको प्राप्त होगा। इन सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make fabrics। तो इसी तरह धागों के 2 सेट्स को बुना जाता है कपड़े बनाने के लिए। द yarns are much thinner than our paper strips। हमारे कागज के इन स्ट्रिप्स से धागे काफ़ी पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और कपड़ों की बुनाई इन लूम्स पर होती है जिन्हें करघा कहते हैं। ये एक हैंडलूम की फ़ोटो आपको दिखाई गई है। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स या तो हैंडलूम हो सकते हैं या पावर लूम हो सकते हैं। वो हाथ से चलने वाले हो सकते हैं या फिर बिजली से चलने वाले हो सकते हैं। तो हमने वीविंग के बारे में जाना, अब हम निटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी बुने हुए स्वेटर्स को नोटिस किया है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। दोनों में यही अंतर था कि वीविंग में यार्न के 2 सेट्स इस्तेमाल होते थे और निटिंग में केवल एक ही इस्तेमाल होता है। फिगर 3.14 यहाँ निटिंग दिखाया गया है। Have you ever pulled a yarn from a torn pair of socks? क्या आपने कभी एक फटे मोजे से एक धागा खींचा है? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। जैसे जैसे एक धागा बाहर खिंचता जाता है कपड़े सुलझते चले जाते हैं या फिर खुलते चले जाते हैं। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुने हुए कपड़ों से बने हैं जैसे कि हमारा सॉक्स है, स्वेटर है। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये निटिंग हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग का इस्तेमाल बहुत सारे तरह के कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। These fabrics are used for variety of clothing items। और ये कपड़े अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? It appears that those times people used bark of big leaves or trees or animal skins and furs to cover themselves। पुराने ज़माने में लोग बड़े पत्ते, पेड़ के छाल या फिर जानवरों के चमड़े या फर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खुद को ढकने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs
एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। जब लोग खेती करने वाले कम्युनिटी में बसने लगे तो उन्होंने चटाई बुनना, बास्केट बनाना और घास से इन चीज़ों को बुनना सीखा। वाइन, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड अलोंग इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। कुछ लताएं, जानवरों के शरीर से काटा हुआ ऊन, उनका जो हेयर है, उन्हें आपस में ट्विस्ट करके लंबे धागे बनाए जाते थे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर उन्हें कपड़ों में बुना जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पुराने भारतीय कॉटन से बने कपड़े पहनते थे। ये कॉटन गंगा नदी के नज़दीक पाए जाने वाले क्षेत्रों में उगता था। फ्लैक्स is also a plant that gives natural fibers. नेचुरल फाइबर देने वाला एक प्लांट फ्लैक्स भी है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. पुराने इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों को ही उगाया जाता था नील नदी के किनारे, जिनसे कपड़े बनाए जाते थे। In those days, stitching was not known. उन दिनों में स्टिचिंग का ज्ञान नहीं था, सिलाई का ज्ञान नहीं था लोगों को। People simply draped the fabrics around different parts of their body. लोग केवल कपड़े लपेट लेते थे अपने शरीर के अलग अलग अंगों पे। Many different ways of draping fabrics were used. कपड़े लपेटने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जब सिलाई करने वाली निडल का आविष्कार हुआ, तब जाकर लोग कपड़े सिलने लगे और प्रॉपर क्लोथ्स बनाने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इन सिले हुए कपड़ों में काफ़ी बदलाव आया इनके इन्वेंशन के बाद। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी यह आश्चर्यजनक है कि कुछ कपड़े जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन, हमारा पगड़ी, ये सारे बिना सिले हुए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड अदर क्लोथिंग आइटम्स। जैसे भोजन में काफ़ी वैरायटी है हमारे कंट्री में, काफ़ी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, जैसा कि चैप्टर 1 में हमने देखा था। वैसे ही पहने जाने वाले कपड़ों में भी काफ़ी वैरायटी है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये था आपका चैप्टर 3, यहाँ ख़त्म होता है।